हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जो कि दो चर वाले रैखिक समकोण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। ये चैप्टर क्लास 9th एंड 10th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 9th में भी एक चर में रैखिक समीकरण युग्म आपको पढ़ना है। तो 9th एंड 10th दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को इन तक देखें और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको अच्छे से समझें और कॉपी में नोट करें, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी वो एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें जो भी शब्द दिया गया है सबका एक एक करके अच्छे से मतलब समझेंगे। यहाँ पे चर दिया हुआ है। चर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि चर वह राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में इसके बारे में अच्छे समझाया गया था। अब यहाँ पे एक शब्द यूज हो रहा है समीकरण। तो देखते हैं कि समीकरण क्या होता है, फिर देखेंगे रैखिक समीकरण क्या होगा और फिर युग्म का क्या मतलब है। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन। समीकरण प्रायः दो या दो से अधिक व्यंजकों से बनता है और प्रत्येक समीकरण में दो पक्ष दायां एवं बायां, लेफ्ट हैंड साइड जिसे बोलते हैं दायां पक्ष को, और बायां पक्ष को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं। समीकरण क्या होता है? ये दो या दो से अधिक व्यंजकों से बनता है और इसमें याद रखेंगे हमेशा दो साइड होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा गया है 2x+8 = 3, यह क्या है? समीकरण है। 7x = 2y, एक क्या है? समीकरण। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये आप 2y जो देख रहे हैं क्या है? राइट हैंड साइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7x - 2y, ये प्लस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y = 0। तो ये समीकरण का एक क्या है? फॉर्मेट है। हमेशा ध्यान देंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और यहाँ देखें तो कितने? दो व्यंजक। यहाँ पे एक सिंगल व्यंजक बना है और ये आपका ये भी तो एक व्यंजक ही होगा। ठीक है, 7x 2y, तो एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है, जिसे टर्म बोलते हैं। एक तरह से समझ लीजिए, एक पद ये है और एक पे आपका एक पद ये है। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उससे पहले हम देखते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। जो समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। आप यह भी बोल सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें चर का उच्चतम घात जो है एक है उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे इस समीकरण में जो उच्चतम घात है वो कितना है? एक है। x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, नोट में बताया गया है कि ax + by + c = 0 जो दिया हुआ है दो चरों x एवं y में रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप है। यहाँ पे दो चर क्यों बोला जा रहा है? आप देख रहे हैं कि एक चर x है और दूसरा चर क्या है? y है। इसलिए इसे बोलेंगे कि दो चरों में यह रैखिक समीकरण का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी वास्तविक रूप कहिए या मानक रूप। तो इस चीज को याद रखेंगे। जिस समीकरण में सिर्फ एक चर होगा उसे एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे, यदि उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर उसी का पावर 2 है तो उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको रैखिक समीकरण का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, जैसे 3x + 2y + 1 = 0, 7x + 2 + y। क्रम इधर उधर हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि अभी अंक यहाँ पे आ गया है, क्रम से कोई मतलब नहीं है, इस फॉर्मेट का ये है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपके क्या है? रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल है। वो भी क्या? दो चर में। दो चर का मतलब आप समझ गए होंगे, एक चर इसमें x है और एक चर क्या है? y है। तो वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्या होता है? पावर होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे और लगाने में बहुत मजा आने वाला है। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ a b एवं c वास्तविक संख्या है। आप इसमें जो a b और c देख रहे हैं क्या है? एक वास्तविक संख्या है, जहाँ a और b दोनों शून्य नहीं है। अब क्यों शून्य नहीं है ये समझ लीजिए। अगर a और b की वैल्यू 0 लेंगे तो a 0 × x
जीरो इंटू वाई, तो सिर्फ क्या बचेगा सी, और सी आपका क्या है, एक अचर है, यानी ये समीकरण नहीं रह जाएगा, इसलिए ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एक टर्म यूज आया है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो नोट का है वो है, दो चरों x एवं y में रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है, यानी युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, और रैखिक समीकरण युग्म का ये जब बात आए तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। और दूसरा, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ, पेयर का मतलब जोड़ा, तो दूसरा जो इक्वेशन होता है वो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये आपके दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के क्या है, व्यापक रूप है, इसका यूज बार बार आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप जितने भी टर्म देख रहे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ भी याद रखेंगे a1 b1 a2 b2 जीरो नहीं होगा। रीजन आपको समझ आ गया होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि a1 b1 a2 b2 जीरो लेंगे तो ये समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। पहला है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा है 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू जीरो। ये आपके रैखिक समीकरण के युग्म है। ठीक है, दूसरा दिया है 5x इक्वल टू वाई, यह भी आपका क्या है, रैखिक समीकरण ही है। क्यों, क्योंकि इसको आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5x, और प्लस इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और आपको c वाला टर्म चाहिए तो जीरो इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू जीरो। हो गया कि नहीं हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आपका सेकंड दिया हुआ है -7x इक्वल टू 2y प्लस 3, यह भी ये आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण है। क्यों, आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -7x प्लस इधर आएगा -2y, और प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि सब में आपको माइनस दिखाई दे रहा है तो आप क्या करें, माइनस से भाग देंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा 7x प्लस 2y और प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो ऐसे भी अगर आपको कोई टर्म दिखाई दे तो आप बोलेंगे कि वह लीनियर इक्वेशन ही है, यानी रैखिक समीकरण ही है। उसको अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी एक समीकरण का हल क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है आपके लिए, उदाहरण 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 5, इसको मान लिया गया है क्या, इक्वेशन फर्स्ट। आपके एनसीईआरटी से ये सारे एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा। समीकरण एक के बाएं पक्ष में आपको पता है 2x प्लस 3y यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और 5 क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने पर, जो लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो जब आप रखेंगे तो कुछ प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3y, दैट इज 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, प्लस 3 इंटू y है तो y की वैल्यू भी 1 ले रहा है, 2 एक नम 2 और 3 एक नम 3, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 5 वो भी आया है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू वो भी क्या है 5 आया है। तो ऐसे वैल्यूज जो हम इक्वेशन में रखें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, वही क्या बोला जाएगा, वही बोला जाएगा समीकरण का हल। अतः आप x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 का क्या है, एक हल है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा समीकरण का हल से क्या मतलब है, वेरिएबल यानी दो चर जो दिए हुए उनके ऐसे मान जो उनकी जगह पे रखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाए, वह उस समीकरण का क्या बोला जाएगा, हल बोला जाएगा। तो अभी हम देखें कि समीकरण क्या होता है और दो चरों में रैखिक समीकरण का वास्तविक रूप क्या होता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कोई आपके रैखिक समीकरण के युग्म दिए हों तो उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, यानी कोई रैखिक समीकरण युग्म है तो उसे कैसे हल करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की मुख्य दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, दो विधियां। उन विधि को देखते हैं। पहला जो फर्स्ट मेथड उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफीय विधि, और सेकंड जो मेथड है
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड यानी बीजगणितीय विधि। तो एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि सबसे पहले ग्राफी विधि से हम किसी रैखिक समीकरण युग्मों को कैसे हल करते हैं और बीजगणितीय विधि से। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि। ग्राफी विधि से किसी रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए समीकरणों का मान सारणी बनाते हैं। जो आपको समीकरण दिया हुआ होता है उसका क्या बनाते हैं, मान सारणी बनाते हैं, एवं प्राप्त सारणी में x के मान को x अक्ष पर व y के मान को y अक्ष पर दर्शाते हैं। यानी आपको सबसे पहले जो इक्वेशन मिलेगा उसका क्या बनाएंगे आप, मान सारणी बनाएंगे। यहाँ आपको ध्यान देना है नोट में, उपरोक्त विधि को सारणी विधि कहते हैं। यानी आपको कभी भी ग्राफी विधि से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उस विधि को आप सारणी विधि भी बोल सकते हैं। जनरली होता क्या है, आपको सारणी बना के और तब जाके ग्राफ पे क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सारणी विधि कहे तो समझ जाइए कि ग्राफिकल मेथड से उसको रिप्रेजेंट करना है। सारणी विधि आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। और हमेशा इसमें दो इक्वेशन ही लेंगे क्योंकि पेयर पढ़ रहे हैं। पेयर मतलब युग्म, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो इक्वेशन आपको मिलेगा, को ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो ग्राफी रूप में व्यक्त कैसे करते हैं देखते हैं। उससे पहले आपको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, अभी बताया गया है कि मान सारणी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर किया गया है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप करेंगे क्या, मान सारणी बनाने के लिए कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को और राइट हैंड साइड में दूसरे वेरिएबल को ट्रांसफर कर देंगे। इससे आपको चार्ट बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। हमेशा याद रखेंगे जब भी आपको चार्ट बनाना है, सारणी बनाना है, मान सारणी, तो एक चर को एक तरफ रखेंगे और दूसरे चर को इक्वल के दूसरे साइड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x को रख दिया गया है और प्लस है ट्रांसफर किया गया तो -2y, और माइनस है तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे रखा गया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है। दूसरा इक्वेशन आपका था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ भी x को एक तरफ रखेंगे। सबसे पहले तो सब में देखेंगे क्या है, कॉमन है। ऐसे कहीं भी टर्म आए अगर देखेंगे वो रिड्यूज हो जाए, यानी छोटे ही टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसे करेंगे। तो 2 से सब में क्या किया गया, भाग। तो यहाँ पे x बताया 2 दूना 4y और 2 छके 12 इक्वल टू 0। x को रोक लिया गया, प्लस था तो -2y हो गया और माइनस था तो क्या हो गया, +6। तो चलिए अब चार्ट बनाते हैं। ऐसे आप क्या करेंगे, दो लाइन बना लेंगे, एक में x लिख लेंगे और एक में y लिख लेंगे। अब क्या करिए, x की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करिए। कहाँ से, 0 से। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ वैल्यू कैसे आ रहा है। जब 0 यहाँ पे रखेंगे तो -2y और प्लस का क्या होगा, 4। तो माइनस है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या हो गया, 4। दैट इज y की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2। तो ऐसे ही सॉल्व करके आपको चार्ट में वैल्यू को क्या करना है, पुट करते जाना है। तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, 4। यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 आप कुछ भी ले सकते हैं। आप x और y की कोई भी वैल्यू लेंगे, ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिया जा रहा है आप वही लेंगे, आप कोई भी वैल्यू अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। तो जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो सिंपली ध्यान दीजिएगा, x की जगह पे 4 जब रखेंगे तो प्लस का 4 दैट इज कैंसल आउट हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं फिर सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 रखेंगे और -2y है और प्लस का आपका क्या है, 4 है। तो 4 से 4 कैंसल, यानी 0 इक्वल टू -2y। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके चार्ट में वैल्यू फाइंड करने के मेथड। ये आपको इसलिए अभी बता दिया जा रहा है, ये आप चीज़ें समझे रहेंगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको 1% दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे समझें चीज़ों को। फिर सेकंड से भी बनाएंगे, कहाँ से पुट करेंगे। अभी यहाँ पे x को 0 से पुट किया, अब यहाँ पे कहाँ से रखना स्टार्ट करिए, y से। अब यहाँ पे y, या चलिए x को 0 रख लेते हैं। अभी मैं बताऊँगा कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो जब यहाँ भी x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ जाएगा 3।
आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा हम वैल्यू को क्या कर ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं। यहाँ पे 6 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू जब आप 6 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 6 और 6 कैंसल आउट, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब आपको चार्ट प्राप्त हो गया है, मान चार्ट में आपको मिल गए हैं। अब इन्हीं मान की सहायता से हम ग्राफ पे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। x की वैल्यू को एक्स एक्स पे और y की वैल्यू को किस पे डिनोट करते हैं, y पे। यहाँ पे जो बिंदु आप लिखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट मिला है वो क्या है, 0 और 2, और दूसरा जो पॉइंट मिला है उसको हम क्या कहेंगे, 4 0। ये तो समझे ही होंगे, इसको x एक्सिस पे और इसको y एक्सिस पे। इस प्रकार यहाँ भी फर्स्ट जो पॉइंट प्राप्त होगा वो 0 एंड 6 होगा, और सेकंड जो पॉइंट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 3 0। तो चलिए अब सीधे चलते हैं ग्राफ पे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हमें बिंदुएं प्राप्त हुई तो सबसे पहले लिख लिया गया है। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुएं क्या थी, 0 2 और 4 0। समीकरण 2 से जो प्राप्त बिंदुएं थी वो क्या थी, 0 3 एंड 6 0। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक बना लेना है ग्राफ। एक आपको पता है एक्स एक्सिस को शो करता है ये वाला, जो क्षैतिज तल में होता है, और ऊर्ध्वाधर तल में जो होता है वो क्या शो करता है, वाई एक्सिस को। और मिडल पार्ट में 0 ले लिए। आपको पता है कि यहाँ सब प्लस होगा आपका। अगर यहाँ पे आप इधर लेते सेंटर के 0 के राइट साइड में, तो आप माइनस होता है, तो ये सारा प्लस, 1 2 3 4 7 8 9, जितना ज़रूरत होगा आप दिखा लेंगे। और फिर वाई एक्सिस पे सेम वही प्रोसेस। अब हमको जो बिंदुएं मिली हैं उसको धीरे से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। पहले हम किसको डिनोट करेंगे, 0 2, यानी एक्स एक्सिस पे 0 लेना है और वाई एक्सिस पे 2। तो कैसे इसको लेंगे, एक्स एक्सिस पे 0, दैट इज ये आपका पॉइंट है, और वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, 2। तो 1 2, ये ध्यान देंगे, ये पॉइंट आपको मिल गया। इसको थोड़ा सा गहरा लाइन कर देंगे। और फिर क्या कह रहा है, फिर आपका कह रहा है 4 0, क्या है 4 0। 4 0 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। तो एक्स एक्सिस पे 4 हो गया, वाई एक्सिस पे कोई दूरी नहीं, यानी सेकंड ये हो गया। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ऐसे स्केल के रख लीजिए और ऐसे ग्राफ को खींच लीजिए। मैं इसलिए आपके साथ करके दिखा रहा हूँ, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लीजिए, दूसरे समीकरण को ड्रा करते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1। क्या है ये, समीकरण 1 है। फिर क्या है, 0 3, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3, तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है आपका 6 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 0, यानी ये कुछ ऐसे होगा। अब आपको इसको भी क्या करना है, ड्रा कर लेना है। तो ऐसे इंड पॉइंट पे रखेंगे और आगे पीछे ऐसे जितना दूरी आगे चाहें ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा देंगे, क्योंकि यह रेखा है तो रेखा दोनों तरफ आगे पीछे जा सकती है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 2। जो जो बिंदुएं आप पॉइंट आउट किए हैं उसको लिख दीजिए। यहाँ पे 6 0 था, और यहाँ पे क्या था, 4 0। ये आपका था 3 0, और ये आपका था 2 0। ठीक है, तो ये है ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफी विधि से किसी क्वेश्चन को हल करने का तरीका। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, यूज होगा। तो अभी आपको मेथड बताया गया है कि एक होता है आपका ग्राफी विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ देख रहे हैं समीकरणों की सहायता से, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2, तो इनका एक मतलब होता है, और इन्हीं मतलब को हम चार्ट की सहायता से देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इस ग्राफ को आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि कोई इक्वेशन की सहायता से आप जब ग्राफ खींच रहे हैं तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। आप बिना ग्राफ बनाए किसी इक्वेशन की सहायता से आप कैसे बताएंगे कि ग्राफ खींचने पे क्या होगा, वो देखते हैं। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पे आपको चार्ट बना दिया गया है, आप अपने बुक में भी चाहें तो ये चार्ट पा सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका है, पेज नंबर दिया हुआ है आपका 51 पे। ठीक है,
ये आप अच्छे से यहाँ भी देख सकते हैं। मैं इस चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको देखते हैं। तो कोई भी आपको चार्ट में कोई भी ग्राफ बनाइए, चाहे बीजगणितीय विधि से हल करिए, तो आपको हमेशा कितने इक्वेशन मिलेंगे? 2 इक्वेशन मिलेंगे। और इसका चार्ट समझते हैं। आपका यहाँ पे रेखा युग्म होगा। आप अनुपातों द्वारा ही बताएंगे, A1/A2, B1/B2, C1/C2। और यहाँ पे क्या है, आपका अनुपातों की तुलना कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ग्राफी निरूपण इसका क्या होगा, इस जो समीकरण का है ग्राफी निरूपण क्या होगा, और फिर उसी ग्राफ का, उसी इक्वेशन का बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, हम कैसे समझेंगे, इसी इक्वेशन द्वारा समझेंगे। तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है x-2y = 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y - 20 = 0। तो हम A1/A2 यहाँ पे निकालेंगे। आपकी यहाँ की वैल्यू A1 होगी और ये क्या होगी, A2। तो A1 यहाँ पे 1 होगा, 1/3 आ गया। B1/B2, तो B1 की वैल्यू -2 है और ये 4 है, यानी -2 क्या हो गया, 4। C1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे, 0। और C2 की वैल्यू -20, 0 क्या आ गया, -20। तो यहाँ पे आप जब कंपेयर कर रहे हैं, तो A1/A2 की जो वैल्यू है 1/3, और B1/B2 की वैल्यू -2/4 है। अगर कैंसिल भी करते हैं तो -1 क्या आएगा, 2। ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी किसी इक्वेशन को सॉल्व करने पे उनके अनुपातों को तुलना करने पे A1/A2 ≠ B1/B2 आ जाए, तो ग्राफी उसका निरूपण किस प्रकार होगा, प्रतिच्छेद करेंगी। यानी जो दोनों रेखाएं आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आप बिना ग्राफ बनाए इस रेशियो को निकाल के आप बता सकते हैं कि उसका ग्राफीय निरूपण कैसे होगा। तो ये सब छोड़ के मैं डायरेक्ट यहाँ से समझाता हूँ, आपको ये समझ आ गया होगा ये कैसे निकलेगा। ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की सहायता से अनुपात हम निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। एक बार और समझते हैं। यानी आपको ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, उनके अनुपातों को तुलना कर रहे हैं। अगर A1/A2 ≠ B1/B2 आ रहा है, तो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को, कुछ एक रेखा ऐसे जा रहा है तो दूसरा रेखा ऐसे आएगा, यानी दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। ठीक है। फिर है आपका इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, ये होगा केवल एक अद्वितीय हल होगा। तो इसको तो और आगे समझेंगे। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होता है इसका, A1/A2 = B1/B2 आए, और फिर C1/C2, यानी तीनों अनुपात क्या हो, इक्वल हो। A1/A2 = B1/B2, C1/C2। तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। और समपाती का मतलब यहाँ पे मैं समझा दूं आपको, इसका मतलब यहाँ समझिए, यानी एक रेखा ऐसे गया, दूसरी रेखा भी इसी के जस्ट क्या होगी, ऊपर ही जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, समपाती। यानी इस तरीके का कंडीशन आपको मिले तो आप बोलेंगे कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समपाती, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है। थर्ड और लास्ट है, यदि A1/A2 = B1/B2 तो हो, लेकिन ≠ C1/C2, ये दोनों अनुपात इक्वल हो लेकिन इसके इक्वल ना हो, तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अभी जो आप ग्राफ ऊपर देख रहे हैं, ये उसी कंडीशन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। तो समांतर का मतलब होता है दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये था टोटल आपके इस चैप्टर का मेन टॉपिक को अच्छे से समझा दिया गया है। अब सीधे अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लें, ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।